नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे गेस्ट आपके लिए आए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊं। जितेंद्र कुमार सर 1997 बैच के आईएएस, और जहां तक मैं सर की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। अब सारी बातें तो मैं आपसे यहाँ साझा नहीं कर सकता, लेकिन इन बातों को संक्षेप में मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सर बीपीएससी क्वालिफाइड, एफएमसी क्वालिफाइड, 97 बैच के आईएएस, और सर ने मोर देन 25 इयर्स बिहार के पटना से लेकर दिल्ली तक वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड के हों, चाहे रूरल बैकग्राउंड के हों। और अगर हम बात करें तो आइए, आपको जान के ताजुब होगा कि सर किस बात में बिहार के फर्स्ट पर्सन हैं। सर ने कौन कौन से एरियाज पे एक्सपर्टी हासिल की है। आइए इन सारी बातों को हम सर के शब्दों में सुनते हैं। सर, आपका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। सर, जब मैं आपके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, लोगों से सुन रहा था, तो सर एक अखबार की आर्टिकल मैंने देखी, जिसमें सर मैं उस आर्टिकल में था कि आप बिहार के फर्स्ट सिविलियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो सर ज़रा मेरे लर्नर्स को बताएंगे आप, सर प्रेजेंटली आप किस पद पे कार्यरत हैं, और सर वो उसके बाद हम उस बात पे आना चाहेंगे कि जो सर न्यूज़ आर्टिकल छपी थी उसके बारे में। जी सर प्लीज़। अभी मैं रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर हूँ, और अभी मेरे चार्ज में नेवल हेडक्वार्टर है। नेवल के अधिकारियों का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन ये वगैरह हमारे चार्टर में आता है। जी सर। और रही बात अवार्ड की, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पहले हमारे सशस्त्र सेना में, आर्म फोर्सेस में 3 चीफ हुआ करते थे, आर्मी, नेवी और नेवल चीफ हुआ करते थे। बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि इन तीनों के ऊपर एक सीडीएस भी बैठेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक डिपार्टमेंट है, डीएमए के सेक्रेटरी के रूप में उनका दर्जा होगा। और उस वक्त मैं 2021 में आर्मी हेडक्वार्टर में कार्यरत था। वहाँ मैं आर्मी अधिकारियों को ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन वगैरह देखते थे। उस समय हमारे उत्तम कार्य को देख करते हुए हमें ये सीडीएस कमेंडेशन दिया गया 2021 में, और इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय के प्रति ऋणी भी हूँ, और हमारे अच्छे कार्यों को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, इसके लिए मैं रक्षा मंत्रालय को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और बिहार का मैं पहला विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी बोले या पहला अधिकारी हूँ जिसे यह सिविलियन अवार्ड दिया गया। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। और सर जब आप अच्छे कार्य करते हैं और सराहना मिलती है सर, तो खुशी तो होती है। जी। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो सवाल मेरे पास आए हैं, उन पूरे सवालों की लिस्ट जो संभव हो सका, चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा थे, तो हमने उसमें से कुछ आपके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं, और मैं सर से मार्गदर्शन उन सवालों पे, उन क्वेश्चन पे चाहूँगा। तो सर, जो हमारे लर्नर्स हैं, जो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो सर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। जी सर। तो मैं सर उन क्वेश्चंस को आपके सामने सर रख रहा हूँ। जी सर। सर जो क्वेश्चन ज़्यादा लोगों ने पूछा है सर, जो कॉमन है, हमने सर उन्हीं क्वेश्चंस को लिस्ट आउट किया हुआ है। तो सर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत से हमारे विद्यार्थी गांव देहातों से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों से हैं। तो सर उनके दिमाग में सर क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट अ बिगनर शुड हैव so that he consider himself suitable for preparing for UPSC, CSE और आईएएस एग्जामिनेशन। सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने इसी सवाल को पूछा है कि सर उनके पास ऐसे कौन से लक्षण होने चाहिए ताकि वो अपने आप को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उपयुक्त समझें। जी सर। तो सबसे पहले मैं बच्चों को, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहला ये सलाह दूंगा कि इस
सिविल सर्विस परीक्षा की एक बड़ी ही खूबसूरत ये परीक्षा है। यही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आईआईटी का टॉपर, एम्स का टॉपर भी पीटी पास नहीं कर पाते हैं, और जो मैट्रिक 3rd डिवीज़न से पास किए हैं, +2 3rd डिवीज़न से पास किए हैं, उनकी भी कई लिस्ट हैं जो आप देखेंगे अच्छे अच्छे अंक और अच्छे अच्छे रैंक लेकर के वे भी आईएएस बने हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, जिनको एक एवरेज भी लिखना, पढ़ना और समझ आती है, कोई भी व्यक्ति ये परीक्षा की तैयारी कर सकता है। रही बात उनमें लक्षण की, किसी भी परीक्षा के लिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए केवल पास करने जरूरी नहीं होता है, दूसरे प्रतियोगिताओं से आगे निकलना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला पढ़ें, लेकिन कंसंट्रेशन से। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी विद्यार्थी का आउटपुट जो है वह अच्छा नहीं होगा। रही बात सही मार्गदर्शन की, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को से दूरी बना लेना चाहिए, इन सब बातों के आधार पर वह ऑप्शनल चुने। और जनरल स्टडीज़ चूँकि सभी को पढ़ना है, और ये जनरल स्टडीज़ यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के ही अपने सिलेबस में जनरल शब्द का प्रयोग किया है, जो कि सभी जगह नहीं मिलता है। अगर आप सिलेबस पढ़ें तो उनका मानना है कि जो भी जनरल अवेयरनेस दुनिया में जो घट रही है, जो आँख से हम देख रहे हैं, उन सिंपल एवरेज जानकारी अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में अगर किसी को है या किसी को क्यूरियोसिटी है, तो वो जानकारी लेकर के सिलेबस के अनुरूप अगर वह प्रत्येक दिन, मैं तो कहता हूँ 6 घंटा ही, लेकिन 365 दिन गुने 6 होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटा, 2 दिन 12 घंटा, फिर 3-4 दिन, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए इस तैयारी में। और कंसंट्रेशन, पेशेंस भी होना चाहिए और परजर्वेरेंस भी होना चाहिए। क्यों? कई बार होता है विद्यार्थी पीटी पास किया, मेन पास किया, इंटरव्यू में रह गए, और यह पुनः उनको फिर पीटी देना पड़ेगा। 2-3 वर्षों तक कई विद्यार्थियों को लगा रहना पड़ता है। तो हार से रिजल्ट विपरीत हो तो उन्हें हतोत्साहित नहीं होना है और अपने पर विश्वास करके तैयारी को आगे बढ़ाना है। अगर सही ढंग से तैयारी किया जाए तो एक औसत मानसिक बुद्धि वाला व्यक्ति आईएएस का टॉपर बन सकता है। सर, यही मेरा आपसे अगला प्रश्न था। सर, बहुत से हमारे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स क्लास 10th में, 12th में 60%, 70% या कुछ के इससे कम आए हुए हैं। तो सर, उन्होंने मुझे मैसेज किया है और मेल भी किया हमारे जीनो आईएएस के मेल पे कि सर मेरे मार्क्स टॉपर की तरह 80-90% नहीं है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं? क्योंकि यही सर जो आपने लास्ट में समराइज़ किया, यही मेरा अगला प्रश्न था सर। इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है, फिर भी एक लाइन बोल देता हूँ। नंबर पर न जाएं, किसी भी अंक से आप पास करें। यूपीएससी का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को पढ़ें और उसको समझें और उस सिलेबस पर उन्हें काबू हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे लिखने, पढ़ने और समझदारी सामान्य दर्जा की है, वो भी अच्छा अंक से इस परीक्षा को पास कर सकता है। इसीलिए मेरा तो ये सलाह है कि कोई भी व्यक्ति अपने नंबर पर अपने को ना आके, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की टैलेंट होती है, अपने पर विश्वास रखें और सिलेबस के अनुरूप तैयारी करें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी सर, बहुत ही अच्छा बताया सर आपने। सर, हमारे बहुत से विद्यार्थी हिंदी मीडियम के भी हैं, क्योंकि जीनो आईएएस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो सर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आई हुई है कि जब सर वो लिस्ट देखते हैं टॉपर्स की, तो टॉप 10 में लास्ट 8 to 10 ईयर्स देखा जाए तो टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का अगर हम देखें भागीदारी काफ़ी कम रहा है। जबकि सर, जो मैं भी टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं देख रहा हूँ सर वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं।
तो सर आपके हिसाब से सर क्या इसका कारण रहा होगा या क्या कारण है सर? क्योंकि सर मार्केट में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ऑनलाइन जंक में, कोचिंग इंडस्ट्रियों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। जी। क्योंकि सर आप एक शिक्षक भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, अपार अनुभव आपके पास, तो सर कृपया इस पे आप सर हमें सही मार्गदर्शन दें। देखिए, सबसे पहला लाइन मैं ये बोलना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी के द्वारा किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। रही बात, आप पिछले 10 साल का डाटा देखें, पीटी में ही हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का संख्या या प्रतिशत इंग्लिश माध्यम के तुलना में कम है। यहीं पर ये इनकी संख्या कम है, इसीलिए अंततः इनकी रिजल्ट में, प्रतिशत में इनकी भागीदारी इंग्लिश मीडियम के तुलना में कम है। अब मैं एक लाइन ये बोलना चाहूँगा, रही बात पीटी की, वहाँ हिंदी मीडियम को हिंदी में प्रश्न रहते हैं, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में प्रश्न रहते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और सारे क्वेश्चन कंप्यूटराइज चेक होते हैं। अगर आप सही बनाए हैं तो आप स्वतः सिलेक्शन हो जाएगा, गलत बनाए हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ भी मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन हो रहा है, यह फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है। और यहाँ पर हम कभी भी नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम वाले को कम आंका जा रहा है। तो यहीं पर अगर हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी अच्छी तैयारी करें तो वो भी पीटी पास कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का यहाँ विभेदीकरण नहीं है। रही बात मेंस की, वहाँ भी यूपीएससी इतनी न्यूट्रल संस्था है, इतनी इम्पार्शियल संस्था है जो कभी भी, और हमारा देश जहाँ पर कि राजभाषा हिंदी है, वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, न कि हिंदी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ये भ्रांति को पहले विद्यार्थी दूर कर लें। अगर वे भी मेन में अच्छे लिखेंगे, उत्तम क्वालिटी का आंसर लिखेंगे और इंटरव्यू में अच्छे बोलेंगे, तथ्यात्मक और अच्छे बोलेंगे, तो उनको भी सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम के जैसा ही होगा। तो मैं इस भ्रांति से विद्यार्थियों को कहता हूँ, दूर रहें और मन लगा करके पढ़ें और सिलेबस के अनुरूप पढ़ें, अच्छा परीक्षा में लिखें। उनकी भी सक्सेस का परसेंटेज या सक्सेस का चांस, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश मीडियम के बराबर ही है। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरे प्यारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, सर ने बहुत ही सटीक शब्दों में आपको बता दिया है कि कोई यूपीएससी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और जहां रही बात मार्गदर्शन की, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। सर, चूँकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस भी लेते हैं और मैं चाहूँगा आप जीनो आईएएस पे भी लें, तो सर बहुत से हमारे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और या तो सर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, तो सर उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा दिमाग में खौफ सा, हौवा सा बना हुआ है। तो सर ये विद्यार्थी कैसे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि वो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बराबर ही या उनके आसपास या उनसे बेहतर इस सेगमेंट में अपनी परफॉर्मेंस दे पाएँ? देखिए, जो मेंस में है उसको हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और यही आप पीटी में आ जाएं तो इसी के शब्द जनरल साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में मैं आपको बेसिक एक अंतर बता देना चाहता हूँ। जनरल साइंस जहाँ भी सिलेबस में लिखे, तो मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मोस्टली अप टू 10th लेवल का ही पूछे जाते हैं। लेकिन जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जब अप्लाइड पार्ट आते हैं तो उसी का नाम हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट कर देते हैं। जब इसी से तकनीकी शिक्षा पर जाते हैं तो मेन में जनरल साइंस के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु सही गाइडेंस हो। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कोई भी अच्छी बुक देखें, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन देखना होता है कि पिछले 10 साल में क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके क्वेश्चनेयर होना चाहिए विद्यार्थी के पास कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन टॉपिक हमें कवर करना है। सबसे पहले उस टॉपिक को सॉर्टिंग आउट करना होगा प्लीथोरा ऑफ मटेरियल से,
और अनुभव के आधार पर शिक्षक से मदद से या और भी कई सोर्स है उसके मदद से सबसे ज़रूरी है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को अलग कर दें। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अभी भारत क्षेत्र का जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या योगदान है। इसी तरह स्टेम सेल आता है, स्टेम सेल से पहले हम लोग प्लूरोपोटेंसी टोटीपोटेंसी के बारे में देखते हैं, फिर न्यूक्लियर साइंस आ जाता है, फिर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है जिसमें कि कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, फिर हमको साइबर सिक्योरिटी के इसमें टॉपिक आ जाते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। इस प्रकार कई सब्जेक्ट हैं, यहाँ तक कि रेडियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके शिक्षक सही हैं, गाइड सही हैं, तो वो आपको फिक्स कर देंगे कि इन टॉपिक से ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उन टॉपिकों को पहले अगर थोड़ा बेसिक्स ठीक कर लें 10th लेवल तक का, और उसके बाद अगर उस क्वेश्चन को कोई टीचर समझा देता है तो आपको याद करना, समझने के बाद लिखने में फिर आपकी कठिनाई नहीं होगी। और रही बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस पर, तो बायोलॉजी वाला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिजिक्स का जो अप्लाइड पार्ट है, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सब फिजिक्स का अप्लाइड पार्ट है। सिलेबस में स्पष्ट लिख दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी, जो लिखा है सिलेबस में उसकी गहरा और पूरी डीप अध्ययन करना है। और बहुत चीज़ साइलेंट है सिलेबस में, उसको अपने शिक्षकों से मदद से, इसके अलावा और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है वो अपने शिक्षकों के मदद से उन्हें जानना होगा। अगर अपने आप में बढ़ेंगे तो वो भूल भुलैया में गुम हो जाएंगे। इसके लिए आप 10th तक का बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ लें। और जिन्हें ह्यूमैनिटीज़ हैं, मैं ये सलाह नहीं दूंगा +2 का वो पढ़ें, वो यहाँ शिक्षक की मदद लें। और मार्केट में जो नोट्स हैं, शिक्षक जो गाइड करते हैं, और इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक नहीं लिखना है, हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। एक जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और इसमें भी अगर सही दिशा मार्गदर्शन हो तो विद्यार्थी इसे भी पार कर लेंगे। सर बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो जितने हमारे स्टूडेंट्स लर्नर्स जो अभी हमें देख रहे हैं, आप अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, आप हिंदी माध्यम से हैं, तो दोनों केसेस में सर ने आपको बहुत ही सुचारू रूप से कि आप प्रीलिम्स के लिए क्या करें, मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या करें और इंटरव्यू के लिए क्या करें, कैसे करंट अफेयर्स को अपडेट करें, सर ने बता दिया कि अपने आप शिक्षक का गाइडेंस लें तो आप इन बातों को अमल करें, और जो भ्रांतियाँ जो ऑनलाइन जंग है उनसे अपने आप को बचाएं, उनसे दूर रहें, ताकि आपकी टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में हो पाए। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चूँकि सर इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो सर अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सर इफ़ एनीवन इज़ फ्रॉम फार्मर फैमिली बैकग्राउंड और वेरी हम्बल बैकग्राउंड और पुअर फैमिली बैकग्राउंड, तो सर इस केस में वो दिल्ली की 2.5 लाख की ऑफलाइन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और सर अगर हम एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूडिंग और लॉजिंग की बात करें, दिल्ली में पर मंथ इट गोज़ अराउंड 25,000 to 30,000। बिल्कुल सही सर उसमें आप देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स के हब हैं, जैसे साउथ दिल्ली में कुछ पॉकेट्स हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग का एरिया है, मुखर्जी नगर आसपास का एरिया है। तो सर ये 3 मेन पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं। आजकल वो ज़्यादा ये 2 ही पॉकेट्स हो गए हैं आपके, एक करोल बाग ओआरएन का और मुखर्जी नगर का एरिया। तो इसमें सर कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूडिंग, लॉजिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंडीशंस भी बहुत हाइजीनिक नहीं रह पा रही हैं। हाल ही में एक दुर्घटना घटी जो राव आइस वाली है, काफ़ी दुखद रही, जिसके बाद सर ये घटना काफ़ी खुल के आई है। तो सर आपके पास इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने का, तो सर आप हमारे इन विद्यार्थियों को जिनके मन में सर एक टीस सी है और उनके दिमाग में बना हुआ है कि अगर हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती है, तो सर आपके हिसाब से ये भ्रांति कितनी सही है, या उनको आप क्या सलाह सुझाव देंगे सर? अगर आज यही सवाल आप 10 साल पहले पूछते, कोरोना काल से पहले पूछते, तो मेरा उत्तर कुछ अलग होता। लेकिन कोरोना काल के समय से
ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ गए हैं, बच्चों के पास ऑनलाइन ऑप्शंस इतनी ज़्यादा खुल गए हैं कि अब उनके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। और मैं तो उन्हें सलाह करूंगा कि जिनके पास आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी कठिनाई है, मैं उन बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वो ऑनलाइन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक, क्वालिटी ऑफ टीचिंग में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, मटेरियल भी ये ऑनलाइन कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, और ये 1 साल 2 साल तक आप उस वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जो कि ओपन क्लासरूम कोचिंग में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा, आप अपने घर में एक इंटरनेट लगा लें और उसके माध्यम से भारत के किसी भी कोने से आप तैयारी कर सकते हैं, और आपको आप किसी भी प्रकार से जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनसे आप पिछड़े नहीं रहेंगे। और अगर किसी को घर में काफ़ी दिक्कत है, घर में भी पढ़ना मुश्किल है, तो वहीं पर कहीं छोटे जगह जा कर के सस्ता रूम ले लें और वहीं से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करें। जहां 1500-2000 में कमरा मिल जाता हो, वहीं से शिक्षा प्राप्त करें। 30,000 की खर्चा और 2,000 की खर्चा में बहुत अंतर है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, ऑनलाइन का व्यवस्था अभी इतनी अच्छी ऑप्शंस हो गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑफलाइन है वो उनसे किसी भी प्रकार से, ऑनलाइन वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वे किसी भी प्रकार से पिछड़े नहीं रहेंगे। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लर्नर्स का आया हुआ है, व्हाट शुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएसई? क्योंकि सर कई बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑफलाइन में दिल्ली में स्टूडेंट कुछ खास कर रहे हैं और वो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रिमोट एरिया में कहीं वो पिछड़ तो नहीं रहे हैं। तो सर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण कर दूं, आजकल मोस्टली जितने भी कोचिंग्स हैं वो हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को हमें कहना है कि जो ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली जा कर के ऑफलाइन क्लास करें और ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई क्वालिटी में अंतर है, तो हाइब्रिड का मतलब जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी वही सुन रहे हैं, जो घर से बैठे हुए हैं वो भी वही सुन रहे हैं। तो पहला ही मैं इसे खारिज कर देता हूं कि यहाँ भी किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब एक ही पढ़ाई हो रही है तो आप, और ऑनलाइन वाले ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। क्यों? उनके पास रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार 4 बार सुन के उन्हें याद हो जाएगा अपने गुरुजी का बात सुनने में, जो सुविधा ऑफलाइन वाले के पास उपलब्ध नहीं है। तो जब एक ही शिक्षा, एक ही टीचर, एक ही ज्ञान दे रहा है और 2 अलग अलग तरीके से 2 जगह जा रहे हैं, तो गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। और जैसे सर बताते हैं, जैसे कोचिंग में टीचर बताते हैं, उसके अनुसार अगर वो तैयारी करें तो उन्हें भी सफलता की परसेंटेज उतनी ही होगी जितना ऑफलाइन की होगी, उतना ही ऑनलाइन वाले की भी होगी। इसीलिए उन्हें हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर बहुत से हमारे लर्नर्स बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। आजकल सर एक बात ये अच्छी ट्रेंड दिखा है कि 12th करने के बाद जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और जिनको सर एग्ज़ाम 2026, 27, 28 में देना है, उनका एज 21 तब होगा, 28 में जाकर होगा, और वो भी सर प्रिपरेशन का मन बना रहे हैं। तो सर ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा उनको मार्गदर्शन दें। वो जानना चाहते हैं कि सर स्टार्टिंग में अभी हम क्या करें, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स, कोर सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी सीएसई सिलेबस? सिलेबस तो जैसे पीटी में है और मेंस में है। सबसे पहला मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे पीटी में केवल टॉपिक लिखा हुआ है और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है ये तो आपको अच्छे टीचर ही बता सकते हैं या कोई अनुभवी स्टूडेंट है वो बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। सिंपल लिखा हुआ है आपके पीटी सिलेबस में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इट इज़ ओपन एंडेड, बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में
एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है वही पूछे जाते हैं इसमें। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो स्वतंत्रता संग्राम में है वही पूछे जाते हैं इसमें। अब ज्योग्राफी में सब टॉपिक नहीं है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब पॉलिटी पूरी बुक खरीदिए, पूरी पढ़ना है, गवर्नेंस की भी बुक है आपको पूरी पढ़नी है। फिर लिखता है पॉलिटिकल सिस्टम, ये बेसिकली 2-4 चैप्टर मिला करके पॉलिटिकल सिस्टम है। अब देखिए इकोनॉमी में लिखा नहीं है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ये टॉपिक है, और अंदर में 3 वर्ड लिख दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव, डेमोग्राफी, सोशल एटसेट्रा। जनरल्स में लिखता है इन्वायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज। तो जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो ये इनकम्प्लीट लगता है, परंतु ये जो है इंडिकेटिव सिलेबस है पीटी में। मेंस में एक्सक्लूसिव सिलेबस दिया हुआ है, इन दोनों में ये अंतर है। तो यहाँ इंडिकेटिव सिलेबस है, आपको यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ टैक्स सिस्टम, यहाँ पर इकोनॉमी में ये नहीं लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये लिखा हुआ नहीं है। बट आप समझिए कि इंडियन इकोनॉमी में पूरी आपको पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमी पार्ट पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ना है क्या, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन वो आपको अच्छे शिक्षक गाइड, यहीं पर शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर सिलेबस इंडिकेटिव हो, क्लियर न हो, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसके लिए शिक्षक का गाइडेंस लेना अति आवश्यक है, या किसी अनुभवी व्यक्ति से गाइड लेना अति आवश्यक है। तो इसको भी जैसे ज्योग्राफी है तो पूरा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, टोटल आपको पढ़ना है। फिजिकल, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट ज्योग्राफी, जितनी सिलेबस में है ये टोटल पढ़ना है आपको। और इसका अगर गाइडेंस चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, तो मैं इन बच्चों को बोलूँगा जो नए लर्नर हैं, 6 से लेकर के 10th तक का ही NCERT सारा सब्जेक्ट पढ़ लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स भी बना लें, क्योंकि CSET में बहुत लोगों को कठिनाई होती है। तो स्कूल लेवल का अगर आप मैथ्स बनाए रखेंगे, और मैथ्स हम लोगों के दिमाग को खोलता है, ये ब्रेन का एक एक्सरसाइज है जो कि आपको मेंटल एबिलिटी जो CSET में पूछेगा वहाँ भी आपको मदद करेगा। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस जितने भी हैं 10th तक आप NCERT खूब अच्छी से पढ़ लें। मैं न्यू लर्नर को इससे आगे बढ़ने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करना है, और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो है वो भी आपको किसी न किसी रूप में UPSC में मदद करेगा। और ग्रेजुएशन में कम नंबर आएंगे तो आपका मनोबल छोटा हो जाएगा। जो विद्यार्थी पूछते हैं हमें कम नंबर आ गया, कम नंबर के 2 कारण होते हैं। एक कारण होते हैं कि आप पढ़े नहीं, इसके कारण कम नंबर आया। एक कारण हुआ कि आप सिविल सर्विस पर पहले ज़्यादा फोकस कर दिए, ग्रेजुएशन के सिलेबस पर कम फोकस कर दिए। तो मैं तो कहूँगा कि 10th से ज़्यादा न पढ़ें, पहले ग्रेजुएट कर लें। उसका अच्छा अंक आपको मोटिवेट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आप बेसिक क्लियर कर चुके हैं, और उसके बाद पूरी जोर शोर से ग्रेजुएशन के बाद ही आप सिविल सर्विस के तैयारी करें। तो जो हमारे फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको 2027-28 में एग्ज़ाम देना है, सर ने बहुत ही बेहतरीन बताया कि अभी आप बेसिक्स पे जाएं, क्लास 6 से 10th की NCERT को देखें। सर का सजेशन है कि आप मैथ्स भी देखें, ताकि आपको CSET में हेल्प मिले। और मैं आपको बताऊं, मैं नाम तो नहीं ले सकता इस पॉडकास्ट में, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, IIT दिल्ली से BTech कर रहा था, ये 2019 की बात है, और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने CSET के पेपर में, यानी कि प्रीलिम्स पेपर 2 में मात्र 40% अटेम्प्ट किया, और बोला कि मैं तो IIT हूँ तो मेरा तो हो ही जाएगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दुख होगा, दुख मुझे भी हुआ उस वक्त, क्योंकि वो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाया, कुछ उसके मिस्टेक्स हो गए। दैट मीन्स गाइज, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी, जैसा सर ने बताया। और ये सर आपका पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, कि अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप बूस्टअप होते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस हाई होती है। क्योंकि सर बहुत से विद्यार्थियों का जो मैसेज आया था कि सर मार्क्स 10-12 के कम आए तो वो डिमोरलाइज फील कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन का, जी सर, बिल्कुल सर अच्छा बताया आपने, कि अगर ग्रेजुएशन में कम आएगा तो आप और लो फील करेंगे, तो लो फील ना करें। सर बहुत ही अच्छा सर लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए,
और आपका सर जो एक्सपीरियंस है इसका फ़ायदा इन बच्चों को मिल रहा है। सर टीम जीनो आईएएस बहुत ही आभारी इस बात के लिए। सर अगला प्रश्न हमारे जो फ्रेशर्स का आया हुआ है कि सर मेरी तैयारी के स्टार्टिंग दौर है, क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे वो ज़्यादा फोकस करें तो उनका प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और आगे पर्सनालिटी टेस्ट में भी कुछ मदद मिल सके? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले कहूँगा जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा जोर दें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीटी में हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें हिस्ट्री में उतनी इंटरेस्ट नहीं होती है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मैं तो उन्हें कहूँगा कि आप हिस्ट्री कल्चर पर खूब जोर दें, खूब याद करें। और एक मेरा एडिशनल सजेशन है, इस प्रकार याद करें जैसे आपको 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के रूप में न रखें, आप प्रैक्टिस करें फिल इन द ब्लैंक के रूप में। देयर विल बी, तैयारी करें, फिल इन द ब्लैंक हमें करना है, कोई मेरे पास मल्टीपल चॉइस नहीं है। जब आप फिल इन द ब्लैंक भरने लगेंगे सही सही, और आपके पास जब 4 चॉइस मिल जाएगा तो कुछ भी भूलेंगे तो उसमें आंसर आप पकड़ लेंगे। तो हिस्ट्री पर मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा पढ़ने के लिए। सेकेंड, इंटरेस्ट जगने के लिए करेंट अच्छा न्यूज़पेपर और एक अच्छा मैगजीन प्रत्येक मंथ, और नेट का सहारा लेकर के करेंट पर भी खूब जोर दें, इसकी भी काफ़ी महत्ता है। और हिस्ट्री के अलावे अगर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो जनरल साइंस पर जोर दें, जो साइंस वाले हैं वो हिस्ट्री पर जोर दें। इसके अलावे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी और आज इन पर भी जोर दें। लेकिन अभी जो नंबर आ रहे हैं क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बहुत ही समय बोलबाला बढ़ गया है, और इसका रीज़न भी मैं बतलाता हूँ क्या है। अब आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो पीटी एग्ज़ाम होता है वह सिविल सर्विस के पीटी एग्ज़ाम के साथ ही होता है। उनको कैटर करने के लिए भी ऐसा अंदेशा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और गहराई से पूछे जा रहे हैं। करेंट में भी आपको काफ़ी अपडेट हैं। तो अगर 3 टॉपिक बोले जो लर्नर हैं पहले से, एक मैं हिस्ट्री बोलूँगा, एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी बोलूँगा और तीसरा मैं करंट अफेयर्स बोलूँगा। इन 3 पर सबसे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि हिस्ट्री याद करने में समय लगता है। हिस्ट्री और कल्चर याद न हुआ तो हिस्ट्री किसी काम का नहीं। जी सर। तो सर ने मेरे प्यारे लर्नर्स आपको बताया एनवायरनमेंट इकोलॉजी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। और गाइस आपको जान के काफ़ी अच्छा फील होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेली जीनो आईएएस यूट्यूब चैनल पे आज का द हिंदू की क्लास आज ही होगी विथ कंप्लीट कवरेज ऑफ एडिटोरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या उस टॉपिक से रिलेवेंट आए हुए हैं वो, और जैसे सेशन ख़त्म होगा आज के द हिंदू के एमसीक्यूज़ आज ही सेशन के लास्ट में हम फ्री ऑफ कॉस्ट जीनो आईएएस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। आप विजिट करिएगा, आप देखेंगे। और पूरी इस सेशन की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जीनो आईएएस टेलीग्राम चैनल पे हम डेली आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। तो आपको करंट अफेयर की इश्यूज यहीं पे हमने जो आपके दिमाग में हुआ है कि द हिंदू कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एक्सपर्ट डेली के डेली आपके सेशन इस टॉपिक पे ले रहे हैं। आप इन क्लासेस का फ़ायदा जरूर उठाएं। सर बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे आपसे बात करते हुए। सर बच्चों ने पूछा है कि सर यही प्रश्न लगभग हम पीछे बात कर चुके हैं, हाउ कैन आई प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसी पर आपने प्रकाश डाला था अभी, तो सर संक्षिप्त शब्दों में प्लीज़ दोबारा बता दें। अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रायोरिटाइज करना है, तो कुछ मैं टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसमें आप मास्टरी कर लें। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मास्टरी कर लें, हिस्ट्री में मास्टरी कर लें। और इसके अलावे जो है इकोनॉमी मोस्टली करंट पूछता है, तो इकोनॉमी चूँकि करंट से पर ज़्यादा जोड़ दें। ये 4 टॉपिक को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पीटी के लिए देता हूँ। तो इन 4 टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दें। जी सर। सर बच्चों ने पूछा हुआ है कि कई बार सर टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, इतने घंटे पढ़ाई की, तो बच्चों के दिमाग में एक भ्रम है। और सर कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में
लोग बुक की लिस्ट इतनी ज़्यादा बता देते हैं कि सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है कि सर कोई महामानव ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। क्योंकि सर आपने बीपीएससी भी क्रैक किया है, एफएमसी भी क्रैक किया है, आपने आईएएस का एग्ज़ाम भी निकाला है विद गुड रैंक्स। तो सर आप बताएं कि सर क्या इसके लिए आपकी तरह हमें महामानव बनने की ज़रूरत है या एक नॉर्मल स्टूडेंट कितने घंटे की पढ़ाई करे? मैं आपको स्पष्ट बतला देता हूँ, जहाँ तक आईक्यू की बात है तो आईआईटी का परीक्षा हो, आईआईएम का परीक्षा हो, इन दोनों परीक्षा में आईक्यू का टेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। सिविल सर्विस में आईक्यू का टेस्ट नहीं है, ये जनरलाइज टेस्ट है कि आप हर टॉपिक में आप अबव एवरेज हैं तो आप बहुत आसानी तरीके से सिविल सर्विस क्वालिफाई कर सकते हैं। और रही बात पुस्तक की, बहुत ज़्यादा पुस्तक पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, वो आपको भूल भुलैया में ले जाएगा और आपका जो फोकस्ड स्टडी है वो फोकस्ड स्टडी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो मैं बुक के लिए भी बहुत सिंपल सजेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं जो जहाँ भी आप क्लास करते हैं, कोचिंग करते हैं, उसके अलावे एक टेक्स्ट बुक रखें, उससे ज़्यादा कोई टेक्स्ट बुक न रखें। और कोचिंग वाले मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक टेक्स्ट बुक से ज़्यादा कोई भी टेक्स्ट बुक न रखें। एक मेन के लिए मैं 1-2 नाम ले लेता हूँ आपको। अगर आपको इथिक्स पढ़नी है तो इथिक्स में जो सर पढ़ाए हुए हैं, इथिक्स सिलेबस से कई पुस्तक है मार्केट में जो कि सिलेबस के सिलसिलेवार ढंग से दिया हुआ है। फिर उसमें केस स्टडी आती है, केस स्टडी के लिए अलग अलग अच्छी पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। तो एक ही केस स्टडी पुस्तक बनाएं, एक ही पढ़ें आप इथिक्स का बुक। साइंस टेक जैसे स्पेक्ट्रम को मैं रिकमेंड करता हूँ, एक ही साइंस टेक का बुक पढ़ें। इसी प्रकार ज्योग्राफी आप 6 से 12 तक पढ़ें मेंस के लिए, यहाँ 10 से काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री 6 से 12 तक पढ़ें, उससे कम काम नहीं चलेगा। और इकोनॉमी में थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, उसमें +2 की जो बुक एनसीईआरटी की आती है उससे बढ़िया बुक है जैन एंड माथुर की आती है इकोनॉमी के, मैक्रो इकोनॉमी, एक इंडियन इकोनॉमी, जो सीबीएसई के सिलेबस में जो 12th में इकोनॉमी की जो पढ़ाई होती है, माइक्रो इकोनॉमी छोड़ के इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी अच्छे पब्लिशर का एनसीईआरटी छोड़ के वो बुक पढ़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। लेकिन एक बुक से अधिक आप न पढ़ें और न्यूज़पेपर ऐसा प्रत्येक दिन पढ़ें जैसा कि लगे कि हम किताब पढ़ रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर को आप अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं और न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना है, नेट का सहारा लेकर के उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और कम से कम समय में और बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। रही बात घंटा पढ़ने की, तो मैं तो अभी इसमें क्वालिटी वर्क करता है, क्वांटिटी वर्क नहीं करता है। यहीं पर आइंस्टीन साहब का कहना है, मेक थिंग सिंपल नॉट सिंपलर। सिंपल, कठिन को आप आसान बना लिए, जीवन को आसान बनाना है, तैयारी के प्रक्रिया को आसान बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप इसका मतलब समझिए गलत रास्ते पर हैं। सिंपल बना लेना है जो आपको समझ में आए और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए 12 घंटा 14 घंटा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा, एवरेज 5-6 घंटा तो आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी अच्छा है। यहाँ तक कि विवेकानंद भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन से अगर कोई जूता को पॉलिश भी करता है उसमें भी साइन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो हम पढ़ाई अगर करेंगे कंसंट्रेशन से और फल की चिंता न करते हुए अगर पढ़ेंगे तो आउटपुट ज़्यादा होगा। क्यों? हम पढ़ रहे हैं और हमारे रिजल्ट पर ध्यान चला गया तो मेरा मेंटल एनर्जी आगे चला गया। हम 30-40% यहाँ हैं, 60% हम भविष्य देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कर्मण्योवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। रोक रहा हूँ आपको सर, ये श्लोक दोबारा बताएंगे प्लीज? कर्मण्य वाला जी, कर्मण्योवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। यहाँ पर मैं ये कभी नहीं कहूँगा फल की चिंता न करो, कर्म का आउटपुट है फल, लेकिन आप कर्म करने के वक्त आउटपुट पर ध्यान देंगे तो आपकी
रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उस कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, आपके डेडिकेशन में कमी आ जाएगी, कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, इसीलिए आउटपुट आपका बेहतर नहीं होगा। सो लर्नर्स, सर के सारी बातों को अगर मैं एक लाइन में कहूँ, सो पुट एफर्ट इन द प्रोसेस, रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। तो आप प्रोसेस पे फोकस करें, और जैसा सर ने बताया, आप बिल्कुल आप नंबर ऑफ आवर्स पे ना जाएं, अपनी क्वालिटेटिव स्टडी पे फोकस करें। बट ऑब्वियस प्रोसेस पर अगर हम फोकस करेंगे तो रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग होना ही है। सर बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरे साल दे आर ऑलवेज इन द प्रीलिम्स मोड, वो पीटी मोड में हैं। और सर कुछ ऐसे हैं, सर आजकल मैं क्या बताऊं सर, आपके प्रिपरेशन का दौर और अब में बहुत ही सर गैप आ गया है। सर एक तरफ ऑनलाइन के आने से कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है सर कि, लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन के आने से हर कोई यूट्यूबर वो अपने को टीचर बना बैठा है, जिसे एग्ज़ाम की सिलेबस की समझ नहीं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं किया है, वो भी अब मोटिवेशन गाइडेंस करने लगा है। तो सर इससे एक भ्रांति काफ़ी फैली हुई है। सर आपको जान के ताज्जुब भी होगा, कष्ट भी होगा सर, कि कुछ संस्थाएं डे 1, जैसे आज मेरा प्रिपरेशन का डे 1 है, मुझे सर मेंस के सिलेबस का नहीं पता कि हिस्ट्री किस पेपर में है, ज्योग्राफी किस पेपर में है, इकोनॉमी किस पेपर में है, और प्रीवियस क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। और सर डे 1 से दे आर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो पूरे सर डे 1 से, और हम पूरे साल प्रीलिम्स मोड में हैं, ये भी घातक है। बिना कंसेप्ट समझे, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के होते हम डे 1 से आंसर राइटिंग कैसे कर सकते सर, ये संभव है नहीं। और सर कुछ लोगों के दिमाग में सर भ्रांति है कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गया, मेंस क्वालिफाई करके गया, और यूपीएससी ने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। सर अब उनको ये कन्फ्यूज़न है। तो सर हाउ, माई क्वेश्चन इज नाउ, हाउ टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दैट इज कॉल्ड बाय यूपीएससी एज पर्सनालिटी टेस्ट। सर इस पर कुछ बताएं आप। जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला ये कोशिश होनी चाहिए कि पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस हम एक साथ ही कंप्लीट कर लें। क्योंकि कोई जो विद्यार्थी पीटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि पीटी होगा तब मैं मेंस का तैयारी करूंगा, तो अब का जो दौर है, हमारे ज़माने में 90 दिन गैप होता था पीटी और मेंस के बीच में, ये गैप अब काफ़ी कम हो गया है। तो आपके पास तो पहले समय ही नहीं बचेगा, सिलेबस ही उलटते आपका 2 महीना बीत जाएगा और आपका वो मेंस खराब हो जाएगा। तो जब आप तैयारी करें तो पीटी मेंस का एक साथ ही तैयारी करें, इंटरव्यू पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगा, जब आपका मेन निकल जाए उसके बाद भी 20-25 दिन समय मिलता है इंटरव्यू के तैयारी के लिए, वो 20-25 दिन मोर देन इनफ है। इसीलिए एक ही बार तैयारी करें, पीटी और मेन दोनों का एक साथ तैयारी करें, तब ही आपका लिए रास्ता ये आसान होगा। और इंटरव्यू की तैयारी मेरा मानना है कि बीच में नहीं करना चाहिए, वो जब मेंस आप पास कर जाएं तो ही इंटरव्यू का तैयारी करना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट कहने के लिए है, बट पर्सनैलिटी टेस्ट किससे बनता है? पर्सनैलिटी, नॉलेज, जनरल अफेयर्स, बिहेवियर, टाइमिंग, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिल करके एक पर्सनैलिटी बनाता है। तो ये ना समझें कि केवल मेरे पर्सनल बारे में पूछेंगे, वहाँ भी किताब से ही सवाल पूछेगा जो आप पहले तैयारी कर लिए हैं, वहाँ भी करंट अफेयर्स ही पूछेगा जो कि आप पहले से तैयारी किए हुए हैं, और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं स्टेट के बारे में, आपका ओपिनियन के बारे में, वो आप तैयारी के दौरान ही आपके फ्रेम हो जाएंगे, वहाँ आपको कठिनाई नहीं होगी। और कई कोचिंग है, आपकी भी संस्था है जो कि आईएएस इंटरव्यू की तैयारी करवाती है, तो आप जैसे अच्छे अच्छे जो शिक्षक हैं इस क्षेत्र में, वो विद्यार्थी को तैयार कर सकते हैं। 20-25 दिन उसके लिए काफ़ी है। सर थोड़ा सा सवाल पर्सनल हो रहा है, और सर थोड़ा गैप भी हो गया 97 और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। सर आपको कुछ अपने खास क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो आपसे पर्सनालिटी टेस्ट या यूपीएससी ने आपसे इंटरव्यू में पूछा था? बिल्कुल बिल्कुल याद है। मेरे से सबसे इकोनॉमिक्स में उस ज़माने में पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछा था,
मेरे हॉबी था गार्डनिंग, तो मेरे गार्डनिंग के बारे में हमसे सवाल पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया था कि हिस्ट्री से कि जब भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो काफ़ी एक्टिव था साउदर्न पार्ट की तुलना में। तो क्या कारण हुआ कि फ्रीडम फाइट में नॉर्दर्न इंडिया इतना एक्टिव हुआ और नॉर्दर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, यूपी स्वतंत्रता के बाद ये काफ़ी पिछड़ गए? इसके लिए हिस्टोरिकल रीजन क्या है, ये भी सवाल मुझसे पूछा गया था। और मेरा ऑप्शनल जियोलॉजी था, भूगर्भ शास्त्र, तो कुछ जियोलॉजी से टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछे गए थे। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट लाइन क्या है, जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं तो कितने प्रकार के अर्थक्वेक हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, पोलर वेंडरिंग कर्व क्या है। जैसे आप जानते होइएगा कि पोल का पोजीशन चेंज होते रहता है अर्थ के डायनेमिक्स के कारण, और वो जो सभी लाइन को मिलाते हैं उसको पोलर वेंडरिंग कर्व कहते हैं। फिर जियोलॉजिकल एक पेलियोंटोलॉजी टॉपिक होता है जियोलॉजी में, जिसमें कि एंशिएंट एनिमल के बारे में पढ़ना होता है। कुछ मिनरलॉजी होते हैं जैसे सिंपल पायरोक्जीन, एम्फीबोल, फेल्डस्पार, फेल्डस्पेर्थोइड, उस सब में कुछ में डबल रिफ्रैक्शन की एक प्रक्रिया होती है। नॉर्मल फिजिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के और करंट इवेंट मेरे से पूछा गया था कि आज कौन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो और न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या है। इससे रिलेटेड जितना याद था मैं आपको अभी बता दिया। करीबन 25 मिनट इंटरव्यू चला था और इतने क्वेश्चन हमें याद है। सर एक क्वेश्चन हमारे लर्नर्स का आया हुआ है कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फ्रेम फॉर कवरिंग द सिलेबस एटलीस्ट वंस। जैसे सर जिनको अगर 2025, 26 या 27 में एग्ज़ाम देना है तो अगर वो एक बार प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को देखें या ऑप्शनल के सिलेबस को देखें तो एक उनको आइडिया लग जाए कि उनको कैसे किस पेज से प्रोसीड करना है। तो व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम फ्रेम फॉर कवरिंग सिलेबस एटलीस्ट वंस। इस पर मेरा थोड़ा सा मत ये है कि मिनिमम 1 ईयर मीन्स 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सिविल सर्विस एग्जाम एंड इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 ईयर प्रिपरेशन पार्ट। अगर आप डेडिकेशन है, सिंसियर हैं, हार्ड वर्किंग हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस है तो मिनिमम 12 महीना और मैक्सिमम 2 साल इतना में आपको तैयारी कर लेना चाहिए। अब रही बात पास फेल, स्टिल आई बिलीव दैट 5%, 10% तो किस्मत होता ही है। मेरा अपना निजी मानना है 90% आपका मेहनत और 10% आपका किस्मत। तो 90% के लिए आपको कम से कम मिनिमम 1 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर, ये इतना चीज़ नहीं है कि आप 5 साल 6 साल आप तैयारी करते रहें। 2 साल के बाद एग्ज़ाम लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें कि अब जिस दिन आपका नंबर लग जाए वो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं केवल कि मेरा तैयारी कंप्लीट है, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट बार देते हैं, उस बार नहीं हुआ जिसका जब तक चांस है तब तक देता है, नेक्स्ट बार देता है, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो लर्नर सर ने बता दिया कि भाई 1 ईयर से 2 ईयर इज़ मैक्सिमम फॉर कवरिंग योर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप टाइम का, सिलेबस का ध्यान रखिएगा। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो सर हाउ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर हेल्पफुल सो दैट वी कैन प्रोसीड आवर फर्दर प्रिपरेशन। इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपको बतलाता हूँ। यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न, स्ट्रक्चर वो लगभग सेम रहता है, बट आप 20 साल का क्वेश्चन पीटी का उठा के देख लें, शायद ही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। ये आपको यूपीएससी में ही मिलेगा, सिविल सर्विस में, स्टेट पीसीएस में खूब रिपीट होते हैं, लेकिन सिविल सर्विस में आप चाहेंगे कि हम पीछे 20 साल का क्वेश्चन बना करके हम नया बना लेंगे, तो मैं सजेशन दूंगा बैक ईयर क्वेश्चन देख करके आप उससे एक्विंट हो जाएं, उसके अनुसार अपने को ढाल लें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। एक आंसर है, साइड मिलाने के लिए देता है, कितने एजर्सन रीजनिंग टाइप होते हैं, उस पैटर्न पर आप तैयारी कर लें और जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से तैयार करके उसके बाद ही टेस्ट सीरीज में बैठें।
अनप्रिपेयर्ड कभी भी टेस्ट सीरीज में ना बैठें, आपको नंबर कम आएगा, फिर हतोत्साहित हो जाइएगा और डीमोटिवेशन का ये काम करेगा। बिना अच्छी तैयारी के न तो मेंस का एग्ज़ाम लिखें, प्रैक्टिस करें, और न पीटी का प्रैक्टिस करें। तो ये मेरा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नया नया जितना आप बना सकते हैं, और करंट आपको खूब जोर देना होगा, उसमें ऑफशूट जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी सर। तो सर एक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिवीजन? कितने आवर्स डेली हमारे जो फ्रेशर्स बिगनर्स हैं वो डेली या वीकली या फोर्टनाइटली वो रिवीजन को डिवोट करें? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस पर मेरा कहना है कि सप्ताह में 5 दिन खूब पढ़ें और 2 दिन थोड़ा कम पढ़ें, ताकि फिर मंडे से, सैटरडे संडे कम पढ़ें, फिर मंडे से आप रिजुविनेट हो जाएंगे। लगातार खूब मेहनत करने से थोड़े दिन के बाद आपका इच्छा ही शक्ति कम हो जाएगा, आपका इनटेक कम हो जाएगा, और आप रिचार्ज होने के लिए ज़रूरी है 5 दिन खूब पढ़ें, 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करें, कुछ एंटरटेनमेंट करें, फिर आ जाएं। अब रही बात रिवीजन का, बहुत महत्व है। सबसे अच्छा रिवीजन होता है माइंड रिवीजन। आप जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी इथिक्स वगैरह जो भी पढ़ें, सुबह जब भी आप सो के उठते हैं तो आधा घंटा बेड पर ही आप बैठे रहें और आंख बंद करके आप ये देखें, जो जो मैं 5 दिन 10 दिन पहले पढ़ा हूँ, क्या क्या मेरे मेमोरी में आज के डेट में है। जो जो मेमोरी में है वो आपका हो गया। जो जो पार्ट भूलते हैं, केवल ओनली मेरे लिए दैट पार्ट को ही आप उलट के देखें, पूरा टॉपिक रिवाइज करने की नहीं ज़रूरत है। और फिर अगला में यही करें, जो भूले केवल उसी को देखें। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और माइंड का जो कैपेसिटी है वो आपको मज़ा देने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। सो के उठे, आपको कभी कभी लगेगा हमको तो पूरा किताब ही याद है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, हम लोग जब सिनेमा देखते हैं तो बच्चे जो देखते हैं, घर आइए तो बच्चे 3 घंटा का सिनेमा का एक एक लाइन कहानी डायलॉग के साथ बता देते हैं। क्यों? वो भी तो है। तो अगर उतने ही कंसंट्रेशन से, जितने कंसंट्रेशन से हम लोग पिक्चर देखते हैं, उतने ही कंसंट्रेशन से अगर हम लोग पढ़ाई करें, समझा हुआ पढ़ाई करें, तो आंख बंद करेंगे तो वो दौड़ना चाहिए। यही बेस्ट तरीका है रिवाइज का। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, बहुत घंटा पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। आपको तो याद है, आपको पता चल गया हर सैटरडे संडे हमें क्या याद है, क्या भूले। जो पार्ट भूले केवल उसी को फोकस करें और बाकी फिर नया बढ़े। इससे आपका टाइम बचेगा, मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, मोटिवेशन फैक्टर भी बढ़ा रहेगा। ये लंबी तैयारी है, टेस्ट मैच है, 5 दिन टेस्ट मैच में क्रिकेटर को 20-20 नहीं है, मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जोश में रहना पड़ता है, इक्वल एफर्ट देना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है 5 दिन खूब पढ़ें, 2 दिन माइंड में रिवाइज करें और बीच बीच में इंटरटेन भी करें। जो आपका हॉबी है उसको भी परस्यू करते रहें, ताकि आप रिजुविनेट होते रहें, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस डिप होने लगेगा। तो लर्नर्स, बहुत अच्छा सर ने आपको रिवीजन का तरीका बताया और कैसे शॉर्ट टाइम स्पैन में आप रिवाइज कर सकते हो। और सर ने क्या बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि भाई जब मूवीज़ याद रहती हैं, आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन क्रॉस चेक। मूवीज़ याद रहती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का इशू है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट ऑल्सो। इसी संदर्भ में सर ने अभी विवेकानंद के एग्जाम्पल दिया कि कैसे कंसंट्रेशन के साथ आप शू पॉलिश करेंगे तो साइनिंग का लेवल ही अलग होगा। सो यू आर हैविंग ए ह्यूज पावर, योर माइंड इज हैविंग ए ह्यूज पावर, दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सर बहुत ही अच्छा बताया आपने। सर एक लर्नर्स का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। सर क्लासेस तो हम इनको द हिंदू का अपने यूट्यूब पे जी दे रहे हैं, तो अगर वो किताब क्लास के साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो वो सर क्या करे? वो तो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से अभी जो मैं रिकमेंड करूंगा, मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की आती है,
उसमें सब तरह के आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं एक ही मैगजीन बोलूँगा, जो आपका जो क्लास चलता है हिंदू वाला, करंट अफेयर, उसके अलावे एक मंथ में क्रॉनिकल मंथली मैगजीन सिविल सर्विस वाली हम सजेस्ट करेंगे। एक ही पढ़ें, एक से ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, पूरे महीना में एक ख़त्म करें, और आप इधर से पूरे पेपर का इन लोगों को इनपुट दे ही रहे हैं, तो ये दोनों मिल जाएगा तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही मददगार हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर कुछ लर्नर्स ऐसे हैं कि उनके दिमाग में मेंस के आंसर राइटिंग का हौवा बना हुआ है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो सर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर स्ट्रक्चरिंग आंसर। सर आप जैसे आप टीचर भी हैं, आप इथिक्स पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं सर, और मैं चाहूँगा सर जीनो IAS को सौभाग्य प्राप्त हो आपकी सेवाओं का। धन्यवाद। तो सर आप कोई से एक एग्जाम्पल लेके सर अगर किसी भी आंसर के स्ट्रक्चर को बता दें, बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे लर्नर्स बेहतर समझ इसमें भी थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं लर्नर्स के लिए। ये जो परीक्षा है सारे ग्रेजुएट होने के बाद ही ये परीक्षा देते हैं, कोई अंडर ग्रेजुएट ये परीक्षा नहीं देता है। ग्रेजुएशन में इसी तरह लंबे लंबे सवाल पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो बिना वो परीक्षा पास किए तो ये परीक्षा देता नहीं है। वहाँ भी सर सभी को कॉलेज में बताते हैं कि एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इवन 9th-10th में टीचर बताता है कि एक आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो बताया हुआ सभी को मालूम है। मेरा अभी भी मानना है अगर आंसर अच्छा से याद रहेगा तो विद्यार्थी 99% विद्यार्थी अच्छे लिख देंगे। याद नहीं रहने के कारण बहानाबाजी करते हैं बच्चे कि मेरा का अच्छा आंसर नहीं लिखे, स्ट्रक्चर नहीं लिखे। फिर भी एक मॉडल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप एक सिंपल ही कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पर है कि एक बेसिक से शुरू करें कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसको डिफाइन करें। इसी को बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? नैनो पार्टिकल को जैसे ड्वार्फ से हम लोग कंट्री करते हैं 10⁻⁹ फलना फलना बोलते हैं, तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में जो पार्ट है वो एक्सप्लानेशन होना चाहिए, अगला पार्ट जितने भी टॉपिक हैं सारे में को रिलेशन होना चाहिए, और लास्ट जो पार्ट है पूरे आंसर 3 लाइन में कंक्लूड हो जाना चाहिए, जिस 3 लाइन से पता चल जाए कि ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे सुंदर स्ट्रक्चर यही माना जाता है, और जिसका एस्से पेपर अच्छा होगा उसका स्ट्रक्चर अपने आप ही बन जाएगा। अभी क्योंकि हम लोग एस्से पर बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो एस्से में जो मजबूत होगा उसका आंसर का स्ट्रक्चर अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक जो पुराना ट्रेडिशनल बना हुआ है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी में जितने भी पार्ट हैं अगला पैरा में को रिलेट करिए, सभी को लिंक करिए, और लास्ट में एक कंक्लूड दीजिए जिससे कि ये लगे कि ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन अंत में मैं एक लाइन जरूर बोलूँगा, स्ट्रक्चर के कारण बहुत कम विद्यार्थी फेल होता है, याद न होने के कारण ही लोग फेल होते हैं। सभी ग्रेजुएट हैं, सभी 10th पास हैं, उस लेवल पर ही सिखा दिया जाता है कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सर बहुत सारे कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ शुड आई चूज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, व्हाट आर स्कोरिंग एंड स्ट्रेटजिक ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस पर मैं 2 लाइन बताऊंगा। हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, हर इंडिविजुअल का किसी न किसी विषय के प्रति एक नेचुरल एप्टीट्यूड डेवलप किया हुआ है, नेचुरल प्राकृतिक। तो वो नेचुरल एप्टीट्यूड कैसे पता चलेगा? जो चीज़ पढ़ने से हमें तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत हमें याद हो जाता है, और उसको हम एक्सप्रेस भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। यह मैन टू मैन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो अपने को इंटरेस्ट को ढूंढें, किस ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट है। कैसे पता चलेगा? जिसको पढ़ने से, कुछ को सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिसको पढ़ने में आपको मन लगता हो, तुरंत समझ जाते हो, और लिखने में आपको अच्छा लगता हो, इस आधार पर आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। और दूसरा, कोशिश ये करना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में कि जो आपके मन में है सिविल सर्विस में, अगर वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मिल जाए तो वो ले लेने से काफ़ी उसको सपोर्ट मिल जाएगा, और आपका 2 साल एक तरह से आधा
ऑप्शनल का तैयारी भी हो जाएगा। जी जी, कोई कोई कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, अच्छे अच्छे टीचर भी होते हैं गुरुजी, तो हो सकता है उनका पढ़ाया हुआ मेंस में बहुत अच्छा काम कर जाए। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, जो सर ने जो सुझाव दिया इस पे आप ज़रूर गौर फरमाएं, ख़ास तौर पे वो विद्यार्थी जो 12th पास आउट के बाद ग्रेजुएशन की साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आईएएस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो आप अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। अगर आपने ज्योग्राफी लिया है, आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, या आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो और आगे जाके ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाह रहे हो, जिसका ह्यूज वेटेज प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, कई बार ऐसे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बेसिक्स क्लियर होगा और फिर एडवांस कोर्सेज हम आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। कोर्सेज आती रहेंगी तो आप अपना बेसिक्स अपने ग्रेजुएशन में प्रिपेयर कर लोगे तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। सर, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे सर अभी आप बता रहे थे टेस्ट मैच वाली बात, कि सर इस पूरे प्रिपरेशन में चूँकि एग्ज़ाम खुद प्री मेंस इंटरव्यू मोर देन 1 ईयर के प्रोसेस है, तो अगर सब नोटिफिकेशन से लेकर हम आगे तक जाएं और सर उसके पहले की प्रिपरेशन, तो सर क्या कुछ अनुभव की बातें आप साझा करना चाहेंगे कि इस लॉन्ग जर्नी में कई बार सर लो फेज आता है। सर स्टूडेंट हमें मैसेज भी करते हैं, सर टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो, एनर्जी इज़ वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो सर वो ऐसा क्या करे और कैसे खुद को सर सेल्फ मोटिवेटेड रखे वो? बिल्कुल, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई का आउटपुट आपको याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट जगेगा। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बीच बीच में थोड़ा माइंड को रिलैक्स देना चाहिए। वीक में कम से कम 1 दिन बहुत कम पढ़ें, थोड़ा सा जो भी हॉबी है आपका, हॉबी को परस्यू करें, रिजुविनेट हो जाएंगे। लंबे समय के लिए आप लगातार केवल पढ़ाई 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 के बल पर उतनी लंबी रेस का घोड़ा आप नहीं बन पाएंगे। बीच बीच में आपको अपना हॉबी भी परस्यू करना होगा। कभी कभी आप फैमिली से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, बट एज अ चेंज फिल्म देख सकते हैं, गेम देख सकते हैं एज एन इंटरटेनमेंट, जिससे कि आप आदमी रिचार्ज। और दूसरा पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट कब होगा? जब आप पढ़ेंगे और आपको याद होने लगेगा, तब आपको उम्मीद जगेगा, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। जब ठीक से नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा हम मेरा 4 महीना बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो आप निश्चित रूप से डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कड़वा सच्चाई है, मन से पढ़ेंगे, याद होगा, तो जल्दी डिप्रेस नहीं होंगे। जो आपका मूल कार्य है उसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप डिप्रेस नहीं होंगे। जो मूल कार्य को छोड़ करके दूसरे गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर अचानक आ जाएगा कि एग्ज़ाम आ गया सिर पर, तो अगर वैसा विद्यार्थी डिप्रेस होता है तो उनके प्रति सहानुभूति होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब आप अपने पाथ से डेविएट होंगे तो बट ऑब्वियस उसमें हम सहानुभूति कैसे कर पाएंगे। सर आजकल चूँकि ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मार्केटिंग चल रही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, तो सर बच्चों का क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन शुड आई स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अगर मान लीजिए सर प्रीलिम्स अगर मई लास्ट या जून में हो रहा है, तो वो कब से बैच प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करें, और मेन एग्जामिनेशन में चूँकि गैप सर कम है तो उसके लिए सर वो कब से मेन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले? वो देखिए, पीटी का लास्ट 1 मंथ, पीटी से ठीक 30 दिन पहले लास्ट 30 डेज आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। उसके पहले 3-4 महीना आप टेस्ट दे दें, लास्ट 30 दिन केवल सेल्फ स्टडी। उसके पहले जितना टेस्ट सीरीज दे देना है दे दें, और जितना दिए हैं उसका अनुभव का फ़ायदा, जो गलती किए हैं वो 1 महीना रिवाइज करने के लिए रहना चाहिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए होना चाहिए। और अगर उस मंथ में एग्ज़ाम दे देंगे और कि कभी भी गलती से कम नंबर आपको आ गया, तो ये आपको एग्ज़ाम से पहले डिमोटिवेट और लो फील करा देगा। इससे बचने के लिए लास्ट 30 दिन कोई पीटी का एग्ज़ाम न दें। मेंस का भी टेस्ट सीरीज, जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि पीटी से 1 साल पहले वो तैयारी कर लिए। तैयारी जब एग्ज़ाम देना उसके 1 साल पहले
तो दिसंबर तक मेन का दिया टेस्ट सीरीज, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पीटी का दिया। तो ऐसे आप बांट सकते हैं। और पीटी के बाद मेंस का जो समय बचता है बहुत कम, तो मैक्सिमम 2 टेस्ट देना चाहिए पीटी और मेन के बीच में, जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर हो, पार्ट वाइज नहीं कि आज पॉलिटी का टेस्ट है, एक बार कंबाइंड टेस्ट भी होते हैं, वो 2 दे दें, लेकिन वो 15 दिन पहले वो भी बंद कर दें। यहाँ 30 दिन पहले, वहाँ 15 दिन पहले बंद करें, ताकि रिवाइज करने में आपको टाइम लगे। मेरा तो यही सलाह है। तो लर्नर्स सर ने बहुत ही बेहतरीन बताया स्ट्रेटजी आपको, जो आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंस टेस्ट सीरीज़ की ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को 2025 में 25 में एग्ज़ाम देना है, तो दिसंबर 24 तक आप मेंस टेस्ट सीरीज़ अपना कंप्लीट कर लें, चाहे वो बात ऑप्शनल की हो, चाहे एथिक्स का हो, चाहे ऐसे का हो, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का हो। और उसके बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इसमें आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सेक्शनल वाइज कंबाइन दे लें। और मैक्सिमम अगर प्रीलिम्स शेड्यूल है इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ मई और इन द इनिशियल ऑफ जून, तो 1 या 2 कंबाइन टेस्ट आप दे लें। एंड गाइज मोर फोकस कि आप इन टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे थे, उनका आपने जो माइक्रो नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, उनका रिवीजन, कि आप उन गलतियों को एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। सर बहुत ही अच्छा बताया आपने। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ शुड आई एनालाइज माई परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट। कुछ लर्नर का है कि सर उन्हें लगता है कि प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट में एग्ज़ाम जैसे एनवायरनमेंट में बैठते हैं, तो अनवांटेड स्ट्रेस के कारण उनकी सिली मिस्टेक्स बढ़ जा रही है, और बाहर निकलने के बाद उनको लगता है इसका तो ए था, मैंने बी कैसे कर दिया। तो ऐसे सर सिली मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए क्या करें? 2 चीज़ है इसका उपाय। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए। हम अभी बोले ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी फिल इन द ब्लैंक की तरीके से होनी चाहिए, कि आप तो आंसर ही पर सीधे चोट किया, भूल गए तो चॉइस तो पक्का सही कर देंगे। तो तैयारी जब बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा, सिली मिस्टेक कम होगा, यह सच्चाई है। तैयारी ठीक नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, सिली मिस्टेक ज़्यादा होगा। और इसके बाद आप 2-4 टेस्ट सीरीज दे करके आप एक मॉक एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अपने को उस प्रेशर में, स्ट्रेस में ला सकते हैं कि उस स्ट्रेस में आकर के क्या क्या प्रॉब्लम आता है। वो भी 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद आपको नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, उससे अधिक समय आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद ही सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। एक मैच्योर बच्चा ही सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता है, एटलीस्ट बायोलॉजिकली तो हम मैच्योर ही बोलेंगे। सर एक लर्नर्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें? क्या मेन एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट का वेट करें, या सर इसकी क्या स्ट्रेटजी हो? बिकॉज 275 नहीं, अभी भी मेरा मानना यही है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो बेसिकली आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और आपका नॉलेज मिला करके ही पर्सनैलिटी बनता है। बिहेवियर, कैसे कमरे में आप आते हैं, कैसे कमरे में बैठते हैं, जवाब किस तरह से देते हैं, बहुत ज़ोर से नहीं देते हैं, जवाब देने में शालीनता झलकती है या नहीं, इनोसेंस लगता है या नहीं, और कोई भी जो रीजन्ड बेस्ड आंसर है उसको रीजन के आधार पर आप एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं, कि इन क्विक टाइम। ये बेसिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इंटरव्यू के आंसर रिप्लाई देने में, जिसके लिए विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मेन निकल जाए, मेन पास कर जाए, तो केवल इंटरव्यू का ही तैयारी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जम के करें। उसमें करंट इवेंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और उसमें जीएस से भी सवाल पूछते हैं, ऑप्शनल से भी सवाल पूछते हैं। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि पूरा चीज़ रिवाइज करके जाएं, मेंस वाला और करंट इवेंट रिवाइज करके जाएं, और आपको सवाल ही पूछेगा और उसका आप जवाब दें। पहले से करने से केवल टाइम आपका खराब होगा, उसके लिए विशेष ज़रूरत नहीं है। मेंस के बाद ही तैयारी करें, पहले तैयारी की कोई औचित्य नहीं है। सर एक जो डैफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सर उसको फिल करते समय क्या ध्यान रखें, और उसका सर क्या रोल इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में है? बिल्कुल बताता हूँ।
सबसे शुरू में रहता है जैसे आप अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, सबसे पहले उसमें ये होता है कि जो आपका नाम है, आपके पिताजी का जो नाम है, नाम का लिटरल मीनिंग क्या है। आपके पिताजी आपका नाम जितेंद्र क्यों रखे, आपका नाम अमन क्यों रखे, आपका नाम XYZ क्यों रखे, ये जानना, वहीं से डेप से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा आता है कि आपका एड्रेस दिए रहते हैं, परमानेंट एड्रेस, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा इम्पोर्टेंट चीज़, कल्चर, वो टोटल मालूम होना चाहिए। इवन कई बार वो लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ देते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका जगह है, आप कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड उसको कट कर रहा है, तभी तो आप स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। तो एरिया के बारे में, कल्चर क्या है, कौन खेती होती है, इकोनॉमी क्या है वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर कोई महापुरुष जन्म लिए हैं नहीं जन्म लिए हैं, वो। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप पिछले 5 साल में, 3 साल में कहाँ रहे हैं, वो भी कॉलम होता है। उस जगह के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन भरने के लिए कि कौन कौन से जॉब को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, IAS, IPS, IFS, फलना है ना, रेवेन्यू सर्विस। तो उसका जो शुरू का 3-4 भरते हैं जो, उसमें से सवाल पूछते हैं कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, वो आपको रीजनड आंसर देना पड़ेगा। IPS क्यों बनना चाहते हैं, IRS क्यों बनना चाहते हैं, उसका एक आपको रीजनड आंसर देना होता है। उसके बाद एक आता है कि अगर IAS IPS बने तो किस कैडर में जाइएगा। तो कैडर को भी ग्रुप में बटा हुआ, ग्रुप A B C बना हुआ, बिहार, झारखंड, फलना। तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा कि आप बिहार के हैं तो बिहार 1 चॉइस दे दिया, झारखंड 2 चॉइस दे दिया, ये तो ऑल इंडिया सर्विस है, आप क्या पूरे देश को एक नहीं, मैं तो स्टेट सर्विस की तो उसका काट देना है आपको कि नहीं मैं क्यों ये भर रहा हूँ, तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। और सबसे डाइसी होता है हॉबी, इंटरेस्ट वाला, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लिखा हुआ है, उसमें कुछ लोग 5-7 भर देते हैं, तो वो अपने को वल्नरेबल बना लिया, एक्सपोज कर दिया, उतना चीज़ की तैयारी करना संभव नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा कि एक ही हॉबी बढ़े और जिस पर पूर्ण तैयारी करके जाए। क्रिकेट नेचुरल हो और उसकी तैयारी भी आपका बहुत ज़बरदस्त हो, और नॉन नेचुरल हो, किसी को हॉबी समझ में नहीं आता है, तो एक कॉमन लिखने के लिए मैं सलाह देता हूँ डायरी लिखना। अब डायरी में क्या लिखते हो, तो थॉट लिखते हैं। तो आपको जितने थॉट है, बोलिए मैं यही लिखता हूँ, इस थॉट पर चलता हूँ, ये आम सभी आदमी जानते हैं। तो उनके लिए, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर हॉबी नहीं है, वो लिख दे डायरी लिखना। क्या लिखते हैं, तो अपने विचार लिखता हूँ। तो विचार तो सबके पास है इतने बड़े, तो जो भी विचार बोलिएगा उस पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको डेफ फॉर्म भरना चाहिए। जी सर, बहुत ही सर ने अच्छा बताया। तो लर्नर्स 4-5-6 हॉबी नहीं लिखनी है। हॉबीज़ नंबर ऑफ बढ़ा के आप इम्प्रेस नहीं करोगे। जो जैसा सर ने बताया कि जो आपकी नेचुरल हॉबी है आप वो भरें, और अगर आपको लग रहा है कि वो भरने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो सर ने बहुत ही बेहतरीन आपको सुझाव दिया कि डायरी राइटिंग आप हॉबी के रूप में डाल सकते हैं, और जो आप दिन प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या जो थॉट्स हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो लर्नर्स, ऑलमोस्ट आपके मैंने सारे सवालों को ले लिया जो कॉमन थे। आप कमेंट सेगमेंट में आप अपने और क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं। आप ginois01@gmail.com पे आप मेल करके और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ginois.com पे टॉप पे जाएंगे आप तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, सर ने समय निकाला, आपके लिए इतनी सारी बातें करी, अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा किया, तो ये सेशन के बारे में आप सुझाव, कमेंट, अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने GinoIAS को समय दिया। और सर मैं बहुत पॉजिटिवली एथिक्स इंटीग्रिटी पे आपसे सेशन, बिकॉज सर 250 मार्क्स का एथिक्स। हाँ बिल्कुल, और सबसे कम अंक लोगों को इसी पेपर में आता है, एवरेज। तो सर इसकी जो मिस्ट्री है, जो इसका रहस्य है, तो सर आप चूँकि साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो सर इसके जो जेनेटिक कोड की डिकोडिंग है, सर मैं चाहूँगा सर हमारे लर्नर्स को, GinoIAS के विद्यार्थियों को आपका आशीर्वाद एथिक्स पे जरूर मिले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।